हेलो दोस्तों, वेलकम टू एकेडमी में। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या और इसका प्रश्नावली 1.1 पे। तो ये सारा क्वेश्चन है, सब मिला के 7 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। और आपने अगर पहला वीडियो देख चुका है, पीछे का वीडियो आपने अगर देख लिया है, तो इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने जा रहा है। तो चलिए सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। इन इन क्वेश्चंस को ही हम लोग एक एक करके आगे देखते हैं। जो ये पहला क्वेश्चन है ना, ये हम लोग आगे देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इन सारे क्वेश्चन, जो सारे क्वेश्चन है ना, 140, 156, 38, 25, 50, 05, 74, 29, इन सबको हम लोगों को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने एक प्रमेय पे बात कर चुके हम लोगों ने पहले भी। वो क्या था कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। ये प्रमेय हमें क्या कहता है? ये प्रमेय हमें बताता है कि कोई भी भाज्य संख्या, कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है। यह आपका अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, ये हमें यही बताता है। ये जो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है, ये हमसे कहता है कि कोई भी भाज्य संख्या कौन सा संख्या है? जो दो से ज्यादा संख्याओं से विभाजित हो जाए। जो दो से ज्यादा संख्याओं से विभाजित हो जाए वो आपका भाज्य संख्या है। और जो सिर्फ और सिर्फ दो ही संख्याओं से विभाजित हो जाए हो उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, 3 ये सिर्फ 1 और 3 से ही कट रहा है ना, तो ये आपका अभाज्य संख्या है। तो ये सारा संख्या जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये हमारा भाज्य संख्या है। और हमें क्या कहा जा रहा है कि आप अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन 140। आप 140 को ना यहाँ पर एलसीएम लेके निकालिए। सबसे पहले 2 से इंटू कीजिए। 2 7 जा 14, 2 0 0, ये 2 से कटेगा ना, 235 जा। उसके बाद 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 7 जा 35। इसका मतलब हम लोग 140 को 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 लिख सकते हैं। और आप ध्यान से देखिए, ये सारा संख्या अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या का गुणनखंड हो गया ये ना। इसको आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 और यही आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। समझे? उसी तरह हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वो क्या है? दूसरा है आपका 156। 156 का भी आप उसी तरह एलसीएम ले लीजिए। सबसे पहले 2 से कीजिए। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, ये हो गया। फिर 2 3 या 6, 2 9 18। उसके बाद फिर 3 से 3 गुना 13। अब देखिए ये सारा, अब ये आगे विभाजित नहीं हो सकता है। और ये 13 भी क्या है? एक आपका अभाज्य संख्या है। तो 156 हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो क्या हो गया? ये 2 का स्क्वायर कर दीजिए,
गुना 3 और गुना 13, और यही आपका हो गया इसका आंसर। बहुत आसान है ना, कुछ नहीं करना है इसमें, बस अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड बताना है हमें। उसी तरह आपका 3825 है ना, इसको आप लीजिए 3825, इसका फिर यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए 3825, पर चूंकि ये संख्या थोड़ा सा बड़ा है इसे हम लोग यहाँ पे करते हैं 3825। तो सबसे पहले आप 2 से देखिए, 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि 2 से विभाजित तभी हो सकता है जब अंत में 2 या 0 हो। 3 से देखते हैं, तो देखिए 3 से होगा कि नहीं, उसका एक कॉमन तरीका है। आप सबको जोड़ दीजिए, ये 4 डिजिट है ना, सबको जोड़ दीजिए, जो भी संख्या आएगा अगर वो 3 से विभाजित हो जाएगा तो आपका ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा। मतलब 8 3 11, 11 12 13, 13 5 18, 18 आपका 3 से विभाजित होता है ना, मतलब ये 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, हाथ रल 2, 22 हो गया, 3 7 21, 3 5 15 हो गया ना। फिर देखिए क्या ये 3 से कट सकता है, जोड़ के देख लेते हैं। 7 8 9 10 5 15, 15 3 से विभाजित हो जाएगा ना, इसका मतलब 3 से ये भी हो जाएगा। 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। अब फिर देखिए क्या 3 से हो पाएगा, 5 6 7 8 9 10 11, जोड़ने पे 11 आ रहा है, 11 3 से नहीं कटता है ना, इसका मतलब ये 3 से नहीं होगा, आपको 5 से करना होगा, क्योंकि अंत में 5 है तो 5 से तो हो ही जाएगा। तो 5 अट्ठे 40 और 5 पचे 25। अब फिर इसको 5 से कीजिए, क्योंकि 3 से नहीं होगा। 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। अब 17 भी आपका अभाज्य संख्या है, ये अब आगे कटेगा नहीं। इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 2 बार है ना, 2 बार कर दीजिए, 5 2 बार है ना, 5 को भी आप 2 बार कर दीजिए और गुना 17। तो ये आपका हो गया इसका आंसर। अब आप बताइए इसमें क्या डिफिकल्ट है, बहुत आसान लगा ना। यही है आपका अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इसको ऐसे ही व्यक्त किया जाता है। अब ये आपका काम है कि ये चौथा नंबर और 5वां नंबर आप बनाएंगे, सब मैं ही बनाऊंगा, फिर आप सीखोगे कैसे। ये 2 संख्या अब आप बनाओगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुना एलसीएम है। ठीक है, पहले ये पूर्णांक के जो युग्म है ना, इनका आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल लीजिए। हम लोग इसका आवाज गुणनखंड विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं। ये देखिए 26 है ना, तो सबसे पहले हम लोग 26 को, सबसे पहले 26 को आप उसी तरह लिख दीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। ये क्या होगा, 2 गुना 13। देखिए 2 भी अभाज्य है, 13 भी अभाज्य है, तो ये सही है। अब 91 को भी उसी तरह आप लिख दीजिए, 91 को, ये क्या हो जाएगा, देखिए 91 है ना, इसको आप 3 से करिए, सॉरी 3 नहीं होगा, ये आपका 13 से होगा। ये 7 से होगा, समझे, 7 से कीजिए, 7 गुना 13, 7 गुना 13, तो ये आपका हो गया 7 गुना 13। अब आपने अगर पहले का वीडियो देख लिया है तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों में जो कॉमन है ना संख्या उसे लिखते हैं 13। तो दोनों में जो कॉमन है ये 13 है, ऊपर से इनका पावर भी देखते हैं कि जो छोटा पावर होगा ना वही लिया जाता है, तो पावर दोनों में एक ही है ना, तो हम एक ही लेंगे, इसका मतलब इसका एचसीएफ 13 होगा। अब इसका एलसीएम निकालने बोला जा रहा है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे ये देख लीजिए। एलसीएम में क्या होता है कि जितने तरह की संख्या है ना सबको लिख दीजिए, 2 है 2 को भी लिख दीजिए, फिर इंटू 13 है 13 को भी लिख दीजिए, फिर इंटू 7 है तो 7 को भी लिख दीजिए, है ना। 13 है फिर तो 13 तो हम लोग ले ही चुके हैं ना, पर पावर यहाँ पर मतलब कि 13 एक यहाँ है एक यहाँ पर है, तो 13 एक ही बार रहेगा, समझे। तो अब आप
इस सबको इंटू कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 गुना 13 गुना 7। तो कैसे इंटू करेंगे आप, तो इसको देखिए 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, 26 गुना 7, ये कितना हो जा रहा है आपका 7 छक्के 42 का 2 हाथ रल 4, 7 दूनी 14 4 18, ये आपका 182 हो गया। 7 6 जा 42, 4 7 2 जा 14, 15 16 17 18, ठीक है, ये आपका एलसीएम आ गया। अब आप ध्यान दीजिए, ये आपसे एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने बोल रहा था ना, हम लोगों ने एचसीएफ भी निकाल लिया है और हम लोगों ने एलसीएम भी निकाल लिया है, मगर ये मुझसे कुछ कह रहा है कि ये जो आपका जांच करना है कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। चलिए हम लोग जांच कर लेते हैं। दो संख्या कौन सा है 26 गुना 11, 26 गुना 11, ये बोल रहा है कि आपको चेक करना है कि क्या ये एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो एलसीएम कितना है, इसको आप लोग लिख देते हैं एलसीएम गुना एचसीएफ। तो चलिए डार्क से ही लिखते हैं, ये आपका 26 गुना 11 इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ। तो ये एलसीएम कितना है आपका, एलसीएम है 182, 182 और एचसीएफ कितना है इंटू 13। तो देखिए मुझसे जो कहा जा रहा है, और हम लोगों ने क्या गलती कर दिया है कि यहाँ 11 हमने लिख दिया, यहाँ 91 होना चाहिए था। तो हम लोग इसे यहाँ से मिटा देते हैं और जो सही संख्या है वो लिखते हैं। यहाँ पे 26 गुना 91 है ना, तो यहाँ पे आपका 91 लिखना चाहिए आपको। और आप अगर गुना करते हैं तो कैसे गुना करिएगा आप, आसान कैसे होगा, मान लीजिए 182 है ना, 182 को इंटू कर दीजिए 10 प्लस 3, कर सकते हैं कि नहीं आसानी के लिए। और 182 इंटू 10 करिएगा तो क्या हो जाएगा 1820, और प्लस 3 से कर दीजिए इसको इंटू, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 का 4 कैरी 2, 3 1 जा 3 4 5, 546, दोनों को ऐड कर दीजिए, 606 हो गया, 4 2 6 हो गया, और 8 5 13 हो गया, 13 का 3 हाथ वाले 1 1 2, 2366 आ रहा है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए क्या ये भी इतना ही आ रहा है, चेक कर लेते हैं। अब 26 गुना 91 है ना, तो आप इसको कर सकते हैं कि 26 इंटू 91 को क्या हम लोग 100 माइनस 9 कर सकते हैं, आसान होगा करने में। देखिए तब ये हो गया 2600, इसमें माइनस कर दीजिए, 9 6 जा 54 का 4 कैरी 5, 9 2 जा 18, 18 5 23। तो देखिए 10 में 4 गया 6 हो गया, बचा 9, 9 में 3 गया ये भी आपका 6 हो गया, बचा 5, 5 में 2 गया, बचा 3, और ये 2 का 2। हम लोग क्या देख रहे हैं, फिर से आप देख सकते हैं कि 10 में 4 गया 6, 9 में 3 गया 6, 5 में 2 गया 3 और 2 का 2। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि LHS और RHS बराबर हो रहा है, मतलब आप समझ चुके हैं कि इधर देखिए और इधर देखिए दोनों बराबर है ना, तो इसका मतलब ये कथन बिल्कुल सही है। हम लोग लिखेंगे कि जांच से हम लोग जांच से हम लोगों ने पता किया कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम है, ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे आपको ये सॉल्व करना है ना। तो अगर आप समझ चुके हैं, बहुत ही सिंपल है, नहीं समझे हैं तो फिर से एक बार पीछे करके देख लीजिए, और उसके बाद आपको सेकेंड नंबर क्वेश्चन और थर्ड नंबर क्वेश्चन खुद से बनाना है। बिल्कुल बनेगा, आपसे नहीं बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, उसको आप फिर से बनाइए। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए।
देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, 12, 15 और 21 का कह रहा है ना। तो 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 12 को 2 गुना 6, 2 गुना 6 और 6 को 2 गुना 3, 2 गुना 3, तो मतलब ये आपका 2 दूनी 4 तिया 12। ये अभाज्य गुणनखंड विधि से ऐसे लिख दिए इसे। अब 15 को देखिए कैसे लिख सकते हैं, 15 का कैसे होता है, 3 गुना 5, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 गुना 5। सिंपल सा तरीका है, जो समझ में ना आए उसका आप एलसीएम निकालिए। 15 है ना, तो 15 क्या 2 से कटेगा नहीं, 3 से, तो 3 × 5 = 15। हाँ ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसी तरह 12 का भी कर सकते थे, मगर आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो ये आप ऑटोमेटिक ऐसे भी कर लेते हैं। 21 है ना, 21 का सिंपल सा है 3 × 7, 3 × 7। अब हम लोग क्या पूछा जा रहा है, HCF। HCF क्या होता है, HCF हमेशा तीनों का कॉमन होता है, जो इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो। वो कौन सा संख्या है, ये आपका 3 है। देखिए तीनों में है ना, तो हम लोग कहते हैं 3। उसके बाद 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 7 इसमें है मगर इन दोनों में नहीं है। 5 ऊपर नीचे वाला में नहीं है, तो सिर्फ 3 है। अब 3 में भी आपका तीनों जगह है, तो पावर देखना होता है कि जो सबसे छोटा पावर होगा वो लेंगे। तो छोटा पावर तो यहाँ पर 1 है ना, सब में 1 ही है, तो हम लोग 1 ही लेंगे। तो एचसीएफ हमारा क्या आया, 3 आया। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है कि आपको सारा संख्या उसमें आना चाहिए। कहने का मतलब है कि ये कितना है, इसे हम लोग कह सकते हैं ना, 2² × 3। तो 2² यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 5 है, यहाँ 7 है ना। तो पहले आप 2 लिख दीजिए, क्योंकि 2 हर जगह है। उसके बाद 3 भी है ना, 3 भी लिख देंगे। उसके बाद 5 भी है, जितना तरह का संख्या है सबको लिख दीजिए आप। फिर 7 भी है, आप 7 भी लिख दीजिए। तो ये तीनों मिला के, मतलब कि यहाँ, यहाँ और यहाँ मिला के जितना तरह का संख्या था मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब करना क्या है कि देखना है कि सबका पावर, 2 का पावर यहाँ स्क्वायर है और यहाँ पे नहीं है। जो सबसे ज्यादा पावर होता है ना एलसीएम में, वो लिखा जाता है। यही अंतर है एचसीएफ और एलसीएम में। एचसीएफ में सबसे छोटा पावर लेते हैं और एलसीएम में सबसे बड़ा पावर लेते हैं। 3 कितना है, 3 यहाँ पर भी एक पावर है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, तो एक ही रह गया। 5 सिर्फ यहाँ है तो मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये आपका एलसीएम हो गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 पंचे 60, और 60 × 7 कितना हो जाएगा, 7 0 0, 7 6 42। इसको आप इंटू करेंगे ना तो आपका इतना ही आएगा, 2 दूनी 4 तिया 12 पंचे 7 छके 42। तो आपका HCF 3 आ गया और एलसीएम 420 आ गया। अब ये आपका हो गया एलसीएम और एचसीएफ। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं कि थोड़ा सा अलग तरह का दिख रहा है मुझे। अगर यहाँ से हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, ये कह रहा है 17, 23 और 29। तो आप देख रहे हैं क्या कि 17 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, समझ रहे हैं। तो ये आप इसको लिख सकते हैं 1 × 17, है ना। उसके बाद 23 है ना, 23 भी आपका अभाज्य संख्या है, इसको लिख सकते हैं 1 × 23, समझे। उसके बाद 29 है ना, 29 को आप लिख सकते हैं 29 भी आपका नहीं कट रहा है। 29 को आप देखेंगे तो 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 4 से तो हो ही नहीं सकता है, 5 से भी नहीं हो सकता है, 6 से भी नहीं हो सकता है, 7 से भी आपका नहीं हो रहा है। तो ये भी अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, इसे भी आप कर दीजिए 1 × 29। जब सिंगल डिजिट हो ना तो उसका आप 1 गुना कर दीजिए। अब आप इसका निकालिए HCF। तो आप देखिए HCF क्या, तीनों में जो कॉमन होता है, तो कॉमन क्या आ रहा है, मेरा 1 आ रहा है ना, तो HCF इसका 1 हो जाएगा। और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, जितना तरह का संख्या दिख रहा है सबको लिख दीजिए, 1 × 17 × 23 × 29।
ये जो आपका निकालेंगे आप इंटू करके, यही आपका एलसीएम आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, और इसका वैल्यू जो होता है आप कैलकुलेट खुद से कर लेंगे। इस तरीके से मैंने आपको बताया, आप वैसे भी कर सकते हैं, और ये सॉल्व कर लेंगे आप अच्छे से। तो आप समझ चुके हैं, तो ये आपका एलसीएम, ये आपका एचसीएफ, और ये क्वेश्चन तीसरा आपको खुद से बनाना है। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, ये आप खुद से बनाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमसे कह रहा है कि एचसीएफ आपका दो संख्या का दिया हुआ है 9, और आपको उसका एलसीएम निकालना है ना। आपका एचसीएफ दिया गया है और आपको उसका एलसीएम निकालना है। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि जब दो संख्या दिया हुआ हो और उसका कोई एक एलसीएम या एचसीएफ दिया हुआ हो, तो हम बाकी जो निकालना हो हम निकाल सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, हमें फार्मूला पता है कि अगर मान लीजिए दो संख्या है, एक ए है और एक बी है, तो क्या रिश्ता है इन लोगों का। ए गुना बी कितना होता है, इन दोनों का एलसीएम ए बी का गुना एचसीएफ ए बी का। यही चीज हमको यहाँ अप्लाई करना है। कैसे होगा, 306 और 657 दिया हुआ है ना, वो लिख दीजिए आप कि 306 गुना 657 इजगल टू एच एलसीएम गुना एचसीएफ, है ना, ये लिख सकते हैं। अब 306 इंटू 657, एलसीएम कितना, एलसीएम तुम लोग को निकालना है कि नहीं, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 9। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हम लोग निकाल सकते हैं आपका 306 इंटू 657 बटे 9, है ना। अब आप इसको थोड़ा सा कटा के देख सकते हैं। 3 तिया 9 हो गया, और यहाँ 3 धन 30 और 3 दूनी 6। उसके बाद ये देखेंगे 3 से कटेगा नहीं, कटेगा कि नहीं, और चेक कर लीजिए। 7 6 13 5 18 ये कट रहा है। कैसे हमने चेक किया, ये तीनों को जोड़ के देखिए, अगर वो जोड़ने पर जो संख्या आए वो 3 से कट जा रहा है, तो मतलब ये पूरा संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 नवा 27। तो अब जो हमारा आंसर होने जा रहा है वो होने जा रहा है 102 गुना 219। अब इसको हम लोग आसानी से कैसे गुना कर सकते हैं, थोड़ा आसान कर देंगे। कैसे आसान कर सकते हैं हम लोग इसे, इसको हम लोग कह सकते हैं 100 प्लस 2 गुना 219। इससे क्या हो जाता है ना, ये आसान हो जाता है। 100 गुना 219 करेंगे तो 219 डबल शून्य प्लस 2 से इंटू कर दीजिए, ये आसान है। 2 9 18 का 8, हाथ वाला 1, 2 एकम 2, 1 3 और 2 दूनी 4। इन सबको आप जोड़ेंगे तो 8 का 8 हो गया, ये 8 है आपका, कंफ्यूज नहीं करेंगे। और 3 0 3 हो गया, और 9 4 13 का 3, हाथ वाला 1 1 1 2 2, तो 2 2 3 8, ये आपका आ गया एलसीएम। यही आपका आंसर है। तो ये रहा आपका आंसर। ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, 2 2 3 3 8। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें क्या कहा जा रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। हमने उदाहरण पे एग्जाम्पल एक सॉल्व किया था, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था वो। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए 6 के पावर n है ना, कोई संख्या 0 पे कब समाप्त हो सकता है। मतलब मान लीजिए अगर ये 10 है, मान लीजिए ये आपका 10 है, 20 है, 30 है, 90 है, 1000 है, कुछ भी संख्या आप ले सकते हैं। आपका अंत में यानी इकाई के अंक पे 0 आना चाहिए, है कि नहीं। तो ये हमसे पूछ रहा है कि 6 की पावर जो n है, n का कोई संख्या मान लीजिए हम रखना चाहें, तो क्या ऐसा कोई अंक बन सकता है कि जिसके अंत में 0 आए।
तो हम लोग को देखिए कुछ पता है पहले से, कुछ चीजें क्या, कि कोई संख्या के अंक में अगर 0 है तो उसके गुणनखंड में एक संख्या 5 जरूर आने वाला है। हम लोग चेक करके देख लेते हैं। अगर 10 होता तो हम कहते हैं कि 2 गुना 5, है ना। अगर हम बोलते हैं कि 20 होता तो आप कहते हैं 2 दूनी 4 गुना 5। अगर आप बोलते हैं कि 90, अगर आप 90 बोलते तो आप कहते 90 को कहते 2 गुना 45, 45 को 3 गुना 5, है ना। 2 तिया 6, टू 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 5 90। तो कहने का मतलब देखिए सबके गुणनखंड में एक संख्या 5 जरूर आ रहा है, समझे। तो हम लोग एक चीज समझ रहे हैं कि 6n तभी 0 पे समाप्त हो सकता है अगर इसके गुणनखंड में एक संख्या 5 आए, है ना। मगर हम लोग क्या देख रहे हैं कि 6n है ना, 6n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3n। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर n इंटू 3 पावर n। अब देखिए n का आप कुछ भी वैल्यू रखिएगा ना तो 2 और 3 ही बार बार आएगा, 5 तो आ नहीं रहा है। समझ रहे मेरी बात को। 2 का आप मान कुछ भी रखेंगे तो ये सॉरी n का मान आप कुछ भी रखेंगे तो 2 और 3 ही ना बार बार आएगा, 5 तो आने वाला है नहीं। तो जब 5 आएगा ही नहीं इससे गुणनखंड में, तो इसका मतलब ये कभी भी आपका 0 पे समाप्त नहीं हो सकता है। तो हमारा आंसर होगा कि 6 की पावर जो n है ये कभी 0 पे समाप्त हो नहीं हो सकता है। अब आप इसे लिखेंगे कैसे, तो लिखने के लिए आप लिखेंगे कि 6 की पावर n तभी माफ कीजिएगा, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, आप इससे लिखिए इस तरीके से कि 6 टू द पावर n के इकाई स्थान पर 0 ब्रैकेट में शून्य कर दीजिए, या शून्य लिख के ब्रैकेट में 0 कर दीजिए। शून्य तभी आ सकता है, तभी आ सकता है यदि यदि इसके एक गुणनखंड या इसके गुणनखंड में ऐसे लिख दीजिए, या इसके गुणनखंड में यदि इसके यदि इसके सारे गुणनखंड में एक संख्या, माफ कीजिएगा, एक संख्या 5 हो, चूंकि 6 टू द पावर n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 2 गुना 3 पावर n लिख सकते हैं। इसको आप दैट्स वाई लिख सकते हैं कि 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n। फिर लिखेंगे अंत में कि हम देखते हैं कि इसमें 5 नहीं आता है, इसलिए ये आपका 6 टू द पावर n कभी आपका 0 पे समाप्त नहीं हो सकता है, समझे। ऐसे आप लिख देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, देखना है गुणनखंड में वो आ रहा है कि नहीं। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्याएं क्यों हैं। देखिए जब हमसे पूछ रहा है कि भाज्य संख्याएं क्यों है, इसका मतलब हमें पहले भाज्य संख्याओं का परिभाषा पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या उसे कहेंगे जो 2 से ज्यादा संख्याओं से विभाजित हो। तो पहले आपको इसको सॉल्व करना है और इसे सॉल्व करना है। और याद रहे इसे सॉल्व करते समय आपको बोर्ड मास ध्यान में रखना है, BODMAS। इसका क्या मतलब हो गया
कि सबसे पहले हम लोग जो है ना, अगर संख्या दिया हुआ हो और उसे सॉल्व करना हो तो पहले ब्रैकेट खत्म करते हैं, फिर ओ मतलब का, मतलब ये जो है ना, अगर ब्रैकेट में कोई संख्या दिया हो तो उसे सॉल्व करेंगे। ये ओ मतलब हो गया का, डी मतलब हो गया मतलब कि डिवीजन, इसको हम लोग बोलते हैं भाग, एम मल्टीप्लिकेशन गुना, ए एडिशन मतलब जोड़, एस सब्ट्रैक्शन मतलब घटाओ। तो सबसे पहले आपको, अब देखिए इसमें गुना भी है, जोड़ भी है, तो वो देखना कि पहले गुना और जोड़ यहाँ है ना, पहले गुना करना है तब हम जोड़ वाला काम करेंगे। तो 7 गुना 11 गुना 13 पहले कर लीजिए, तब आप 13 कीजिए, जोड़ेंगे इसमें। तो 7 गुना 11 कितना हो जा रहा है आपका? ये जो है 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13। तो ऐसा नहीं कि 13 गुना प्लस 13 पहले आप जोड़ दिए 26 उसके बाद गुना करें, नहीं, पहले गुना वाला काम होगा। मतलब 7 गुना 11 77 गुना 13 प्लस 13, है कि नहीं? और इसको आप पहले 77 गुना 13 कर सकते हैं, है ना, या फिर 13 कॉमन लेके भी कर सकते हैं। आप बहुत तरीके से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या आसान है। मैं क्या करता हूँ कि 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर भी है ना, मगर छोड़िए उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं किया जाए। 13 है ना, 77 गुना 13 कर दीजिए आप पहले। कैसे करेंगे आप? रफ में अपना पीछे साइड कर सकते हैं आप। मैं क्या करूँगा कि डायरेक्ट कर लेता हूँ मैं। 77 है ना, उसके बाद ये 13 है, 3 सते 21, एक कैरी 2, 7 तिया 21, 21 7 28 29 30, 30 के 0 हाथ रल 3, 7 एकम 7 3 10, 1001, 1001 जोड़ 13, है ना। इसको आप जोड़ेंगे तो, और फिर से देख लेते हैं सही है कि नहीं। 3 सते 21 का 1 हाथ रल 2, 3 सते 21, 21 और 7 28, 28 2 30 के 0 हाथ रल 3 और 7 3 10, ठीक है, सही है। अब इसी से जोड़ना बड़ा आसान है। 1 और 3 कितना हो गया? 4, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 1। अब देखिए हम क्या देखते हैं कि इनका अभाज्य गुणनखंड निकालिए आप, मतलब कितने संख्याओं से कट सकता है। 1014 है ना, 1014 है, 1014। तो हम देख रहे हैं कि ये 1 से भी कट जा रहा है, ये 2 से भी कट जा रहा है, और आप देखेंगे तो ये 3 से भी कट जा रहा है। और उसके बाद 4 1 5। तो कहने का मतलब है, एक बात तो देख लीजिए ना, ये 2 संख्या से ज़्यादा से कट रहा है। और भाज्य संख्या का डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, कि जो संख्या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इसके लिख के कि चूंकि दी हुई संख्या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जा रहा है, इसलिए हम इसे भाज्य संख्या कहेंगे, समझे? इसलिए हम इसे भाज्य संख्या कहेंगे, क्योंकि दी गई संख्या 2 से अधिक संख्या से विभाजित विभाजित होता है, इसलिए इसको हटाया जाए, इसलिए यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, समझे? जैसे मान लीजिए अगर 2 हम लोग कहते हैं 2, तो ये सिर्फ 1 और 2 से ही विभाजित हो रहा है। अगर हम कहें 3,
ये सिर्फ 1 और 3 से विभाजित होता है। अगर हम कहें आपसे 29, ये सिर्फ 1 और 29 से ही विभाजित होता है। जो सिर्फ 2 संख्या से ही विभाजित हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, और जो 2 संख्याओं से ज़्यादा संख्या से विभाजित हो, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। इसलिए ये आपका भाज्य संख्या है, समझे? उसी तरह आप यहाँ देख रहे हैं कि 7 गुना 6 गुना 5 4 3 2 1, इन सबको आप गुना करेंगे, उसमें आप 5 जोड़ेंगे। उसके बाद जो संख्या आता है वो आप चेक करेंगे कि वो 2 संख्याओं से विभाजित होता है या 2 संख्याओं से ज़्यादा से विभाजित होता है। अगर ज़्यादा से होगा तो वो भाज्य संख्या होगा। तो इसको ऐसे ही आप ये वाला खुद से सॉल्व करेंगे। एक मैंने कर दिया है और ये वाला आप सॉल्व करेंगे। चलिए अब आगे क्वेश्चन पे देखते हैं। ये कह रहा है आपसे कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया को लग रहा है आपका यहाँ पे 18 मिनट, 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लग रहा है। रवि को कितना मिनट लग रहा है? 12 मिनट, 12 मिनट लग रहा है। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे? देखिए ये आपका वृत्ताकार पथ है ना, तो यहाँ पे आपका सपोज कीजिए यहाँ से इस दिशा में दोनों सोनिया और रवि दोनों दौड़ना प्रारंभ करते हैं। सोनिया क्या होता है कि ये आपको 18 मिनट लेता है एक चक्कर पूरा करने में, है ना। और आपका रवि क्या होता है कि रवि लेता है आपका 12 मिनट। एक आपका ले रहा है 18 मिनट, एक ले रहा है 12 मिनट। तो पूछा जा रहा है कि कितने समय के बाद ये दोनों क्या कहते हैं फिर वहां पे मतलब कि एक साथ यहां मिलेंगे। तो एक चीज समझिए, ऐसे सवाल में ना आपको हमेशा एलसीएम निकालना होता है। क्यों? जरा देखिए, पहले आप 18-12 का एलसीएम निकाल सकते हैं। हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। जैसे आपका सोनिया का कितना हो जाएगा, 18 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 गुना 3, 2 तिया 6 तिया 18, है ना। और आर कितना हो जाएगा? 12 है ना, 2 दूनी 4 तिया 12। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है कि आपका, जैसे इसे क्या लिखेंगे हम लोग, 2 इंटू 3 स्क्वायर कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3। तो 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी है ना, तो 2 लिख दिए। 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, तो 3 लिख दिए। अब पावर जो ज़्यादा है ना वो लिखेंगे। यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो ज़्यादा पावर लिखेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है ना, तो ज़्यादा पावर लिखेंगे। यानी ये कितना हो गया 4 गुना 9, मतलब 36 मिनट के बाद ये लोग फिर मिलेंगे। अब ये कैसे हुआ समझिए, 18 मिनट है ना, 18 मिनट में अगर ये यहाँ पे आता है तो समझिए 18 मिनट में एक और 18 मिनट लीजिए, एक बार और 18 मिनट में ये यहाँ पे आएगा, उसके बाद फिर 18 मिनट में ये यहाँ पे आएगा, मतलब ये 2 राउंड मारा और यहाँ पहुँच गया। अब 36 मिनट के बाद इसको 36 मिनट लग गया 2 राउंड मारने में। अब रवि को क्या लगेगा, ये 1 मिनट में मारा 12 मिनट, है ना, तो इसका 12 मिनट लगा। फिर 1 मिनट मारा, एक चक्कर मारा, 12 मिनट लगा। फिर एक चक्कर मारा, यहाँ पहुंचा, 12 मिनट लगा। फिर तो मतलब कि यहाँ पहुंचा, तो हम देख रहे हैं कि जब 36 मिनट ये दौड़ता है ना, तो ये यहाँ पे पहुंचता है। और ये भी आपका सोनिया जो है, जब आपका 36 मिनट दौड़ लेता है तब आपका यहीं पहुंच रहा है। इसका मतलब 36 मिनट लग रहा है इन दोनों को यहाँ पे पहुंचने में दोबारा। फिर हम बोलेंगे 36 के बाद सीधे फिर 72 बोल सकते हैं, 72वां मिनट में फिर लोग यहाँ पे दोनों साथ में मिलेंगे। और इसी तरह क्वेश्चन से एक पूछा जाता है कि पहला घंटी 3 घंटी एक साथ बजा, उसके बाद 1 घंटी इतने देर बाद बजता है, दूसरा घंटी इतने देर बाद बजता है, तो कितने देर बाद दोनों घंटी साथ में बजेगा। ऐसे सवाल में आपको हमेशा एलसीएम निकालना होता है, समझे। तो ये आपका एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो चुका है। हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। धन्यवाद।